पहले तो आप पत्रकार हैं तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूँ। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा लगता कहाँ है, पहले ये समझिए। सबसे ज्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को, आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपए का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई MP हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे। अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो आप ये जो पार्टियां हैं यहाँ बिहार में, आज तक जदयू पूरा बिहार नहीं जीत पाई, आज तक RJD पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई। वो अगर पार्टी चला रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए देते तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था में खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100 रुपए 200 रुपए योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी मदद से ये पूरी व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा। पदयात्रा के दौरान जो चीजें अनुभव हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गाँव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं। लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है, कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। तीसरी बात जो
यूनिक मुझे या नई समझ में आ रही है गांव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है। क्योंकि बिहार में दो चीज़ों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन दो विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला है जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दी, मोटरेबल रोड्स तो गाँव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुँच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है। नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है। क्योंकि गांव में मैं जहां पर भी गया, लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40, 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर दो बातें मैं साझा करना चाहता था। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास, अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज़्यादातर केसेस में 2,000 से 6,000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको वो पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा। लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज्यादातर लोगों ने बनाया नहीं। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गाँव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गाँव बिल्कुल ही वहां पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, इन इलाकों में ज़्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700-800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। DAP का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना, वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का, दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज्यादा है, लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं, कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं। और लोगों ने बताया कि ज्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं।
तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन में लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वो डेफिनेशन का मामला है, वो परिभाषा की वजह से है। क्योंकि सरकारी परिभाषा के अनुसार अगर 3 दिन तक 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से 1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एक तो ये समस्या लोगों ने बताई। दूसरा, ये जो पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में, ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। अपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है। इंदिरा आवास योजना में जैसे लोगों ने बताया कि 1,40,000 तो इंदिरा आवास योजना में पैसा मिलता है, उसमें 25 से 30,000 रुपया कमीशन पीसी लग जाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपया मिलता भी है, 1,05,000 रुपया मिल भी रहा है, उसमें भी अगर सिर्फ बालू की ही कीमत आप जोड़ ले तो 60,000 के आसपास का बालू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। जिनको मिला भी है उन्होंने घर नहीं बनाया है क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। 1,40,000 में 30,000 घूस दे दिया और 1,05,000, 1,10,000 जो बचा उसमें बालू अकेले की कीमत 60,000 हो गई है। तो लोग वो पैसा लेकर अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं। आवास बनाने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बालू की जो है, और जंगल और लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठे और उनको साथ में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, सिखाया समझाया जाए, उस चीज पर कोई काम नहीं हुआ है। उसको ऐसा लग रहा है कि पुलिस या फोर्स से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है और जंगल की जो रिसोर्स है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रोवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए
कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरियां नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे, फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। किसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आदमी आलू उपजावत तो पता चलता कि 10 किलोमीटर में कोनो कोल्ड स्टोरेज है ये नहीं के, आ कोल्ड स्टोरेज जहां बा तो सब नेते लोग के बा, विधायक के या मंत्री के। रउआ आलू उपजई नहीं तो रउआ मिलल 3 रुपया, आ कोल्ड स्टोरेज वाला लेता 5 रुपया। तो हर पंचायत में जहां लोग सब्जी उगा रहा बा, अगर शीतगृह के कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था हो जाए तो रउआ समझी रउआ कितना फायदा हो जाए। तो यह किसान बतैलन कि भैया हमने के सब्जी बहुत उगावता नहीं जा, हल्दी का पूरा एरिया है मझौलिया सुगौली, खाली रउआ मंडी के व्यवस्था अगर करा दी आ शीतगृह जा हो जाओ तो हमने के कोई से टक्कर ले सकीला जा, इतना हमने के उपजावता नहीं जाएगा। हर पंचायत में बिहार की संभावना बा, कुछ न कुछ कही जा सकेला। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि हर पंचायत का 10 साल का विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म होके तो ओकरा के जारी करब, दल के बात नहीं के रउआ देख सकब ओमे कि रउआ पंचायत खातिर रउआ कहनी कि रउआ पंचायत की याद रखब, रउआ पंचायत के जारी करब कि देखिए 4 गो समस्या बा, 3 गो चीज और एकरा अलावा कल जाई तो रउआ पंचायत में 2000 रोजगार हो जाई, किसान के इनकम बढ़ जाई, हर एगो उद्योग लगावल जाई तो हो जाई। योजना निचले स्तर पर बनवा रहे हैं। पश्चिम चंपारण में हम लोग के 50 दिन का जो अनुभव रहा, जो समझ में आई बात जो लोगों ने बताया, करीब 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया है। ये बताया गया है कि जमीन ये आपको, चाहे वो सरकारी हो या लैंड सीलिंग से निकाली हुई जमीन हो या भूदान वाली जमीन हो, अलग अलग कैटेगरी की जमीन, लेकिन 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन उसमें करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का अधिकार आज तक नहीं मिला। तो ये भी एक पश्चिम चंपारण को लेकर बिल्कुल यूनिक समस्या है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण या जमीनों को चिन्हित किया गया, सो कॉल्ड गरीब या भूमिहीन लोगों को उसका पट्टा, उसका कागज दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या मिली भगत की वजह से जमीन जिनको पट्टे दिए गए वो आज तक उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या समझ में आई। क्या आप लोग पार्टी बनाएंगे? नहीं, ये तो देखिए पहले बताया गया है, जन सुराज का ये जो पूरा अभियान है, इसके जो 3 उद्देश्य हैं वो आपके सामने है, लिखा हुआ है, हर जगह बता रहे हैं हम लोग। एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल अगर बनना है तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज का दल नहीं होना चाहिए। बिहार के समाज से ढूंढकर निकाले गए हजारों ऐसे लोग जिनको समाज या हम लोग समाज की मदद से सही मानकर एक साथ एक मंच पर लाएंगे, अगर वो सब मिलकर तय करेंगे तो दल बनाया जाएगा। इसका पहला संस्करण आपको आपके जिले में दिखेगा। जब पश्चिम चंपारण छोड़ने से पहले
जिले में इसको लेकर वोटिंग होगी। तो जो लोग भी जन स्वराज की सोच से जुड़े हुए हैं या जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी सबके एक अधिवेशन, जिले लेवल का अधिवेशन बेतिया में होगा, जिसमें वो ओपन वोटिंग होगी इस बात को लेकर कि क्या जन स्वराज को एक दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो वो कब और कैसे किया जाना है। ये हर जिले में हम लोग करेंगे। चूंकि हम लोग पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं तो आपको बेतिया में वो दिखेगा। 10 तारीख के आसपास ये मीटिंग बेतिया में होगी, जिसमें पूरे बेतिया से उन सारे लोगों को जिनको हम लोगों ने कोट अनकोट जन स्वराज के प्लेटफॉर्म के लिए सही माना है या समाज ने जिनका नाम रिकमेंड किया है, ऐसे कोई 4-1,000 लोग साथ में आएंगे और वो वोट करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे, ताकि आप ये देख पाएं कि दल को लेकर लोगों का निर्णय क्या है।